गुड आफ्टरनून सभी को। आज से हम लोग मॉडर्न इंडिया का इतिहास शुरू करेंगे, ठीक ना। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो मॉडर्न इंडिया होगा। तो मॉडर्न इंडिया का जो पहला टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जब देखेंगे तो इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग को देखना है वो देखना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या क्या देखना है इसमें? सबसे पहले तो ये देखना है कि ये यूरोपीय कंपनी भारत क्यों आए। ठीक ना। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन अगर देखें तो यूरोपीय कंपनियों में कौन कौन सा होगा? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है, ये सब जो है यूरोपीय कंपनियां हैं। हुआ क्या, क्यों आए भारत? अगर हम लोग चित्र से समझें तो ऐसे समझिए, देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। गुड आफ्टरनून खुशी जी। अब यहां पर कुछ हम लोग मैप देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो इस पेन से देखते हैं, ये है जापान। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, यहां है इंडिया, भारत। ठीक है, ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यह है दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। यह है ब्रिटेन। यहां जो है ना, यहां यहां पे देखेंगे, इधर है स्पेन और एक है पुर्तगाल। यह है पुर्तगाल। यह है अफ्रीका।
तो एक फॉर्मल अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया के इतिहास को पढ़ें तो यहां हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो है भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, मेरिडियन सी है, ठीक है। अब आगे हम लोग कैसे बढ़े इस टॉपिक में। हुआ क्या कि यहां पे यहां से यहां एक सिल्क रूट है, ये रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग, ठीक ना। भारत, चीन और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध होता था, ये व्यापारिक संबंध किससे होता था, तो रेशम मार्ग से, ठीक ना। और इसी बीच यहां जो है, यहां एक जगह है कुस्तुनतुनिया, क्या नाम है, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। हुआ क्या कि कुस्तुनतुनिया पर 15वीं सदी के 1493 में कहें कि इस पर जो है कुस्तुनतुनिया पर जो है अरब तुर्कों का अधिकार हो गया, है ना। 1493 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। और जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूपों की अगर बात करें तो दो बड़े परिणाम निकले। क्या क्या, पहला तो ये कि रेशम मार्ग से होने वाला व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। और दूसरा चीज ये, कुस्तुनतुनिया के विद्वानों का पलायन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तो रेशम मार्ग से जो होने वाला व्यापारिक संबंध था वो खत्म हो गया। देखिए 1493 में जब कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार, तुर्कों का अधिकार हुआ, तो उससे पहले जो कुस्तुनतुनिया था वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, हब था। बड़े बड़े विद्वान जो हैं अपने पांडुलिपियों के साथ वहां पर चर्चाएं किया करते थे। लेकिन जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो यहां पर देखेंगे क्या कि ये जो व्यापार संबंध है, ये व्यापारिक संबंध टूट गया और कुस्तुनतुनिया से ये लोग निकल करके यहां पहुंच गए। और यहीं पर है कौन, इटली, है ना। यहां जो है वो कौन है, इटली, ठीक है। और इटली के आसपास बहुत सारे शहर थे, जैसे जेनेवा, मिलान, फ्लोरेंस, ये सब चीजें शहर। इन शहरों में वो विद्वान बस गए। जब ये व्यापारिक संबंध, ध्यान रखेंगे ये सब, कि इसके कारण, इस कारण भारत तक पहुंचने के लिए
नए मार्गों की तलाश हुई। इस कारण भारत तक पहुंचने के लिए नए मार्गों की तलाश हुई। और दूसरा ये इस कारण यूरोप में नवीन विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। तो इस कारण जो है यूरोप में नवीन विचारों का क्या हुआ, तो प्रचार प्रसार हुआ। तो दो चीजें देखेंगे, इन सब के पीछे कारण क्या है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण, इससे क्या हुआ, तो रेशम मार्ग से होने वाला जो व्यापारिक संबंध है वो समाप्त हो गया। दूसरा, कुस्तुनतुनिया के विद्वानों का पलायन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुआ और इसके कारण जो है, इस कारण यूरोप में नवीन विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। भारत तक नए पहुंच, ध्यान रखेंगे कि नए न भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजें आरंभ हुआ। अब भौगोलिक जब खोज आरंभ हुआ, तो ये आरंभ जो शुरुआत होता है, ये होता है स्पेन से, है ना। स्पेन के राजकुमार, क्या नाम था उसका, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। यहां पर देखेंगे क्या कि इसने साहसिक नाविकों को प्रशिक्षण देकर भारत की खोज में भेजा। ठीक है। और पहला जो व्यक्ति है वो कौन है, वो पहला व्यक्ति है कोलंबस, है ना। पहला व्यक्ति कौन है, कोलंबस। कोलंबस जो है पहला व्यक्ति है जो भारत की खोज में निकलेगा। और जब भारत की खोज में निकलेगा तो इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट होगा कि कैसे भारत तक पहुंचने का नया मार्ग जो है ढूंढा जाए। हुआ क्या कि इन लोगों का मानना था कि धरती गोल है ना, पृथ्वी गोल है। और पृथ्वी जब गोल है तो हम इधर भी जाएंगे तो इधर मिल जाएगा, क्योंकि यहां से तो देखेंगे यहां समुद्र है और समुद्र से धरती तक चलते जाएंगे तो पश्चिम की ओर मिलेगा, पूरब की ओर मिलेगा। अब ये लोग इधर से यात्रा कर भारत को ढूंढने निकले, लेकिन जब इधर से ढूंढने निकले तो ऐसे में देखेंगे क्या कि कोलंबस यहां पहुंचा और यहां पहुंचने के बाद वो वेस्ट इंडीज की खोज किया, अर्थात अफ्रीका अमेरिकन क्षेत्रों की खोज किया। बाद में अमेरिको विसुपियस आगे बढ़ेगा, फिर जॉन मैगलन आगे बढ़ेगा। यहां देखेंगे कि जॉन मैगलन जो है अटलांटिक ओशियन से बाहर निकल करके प्रशांत महासागर में पहुंच गया और वो यहां फिलीपींस तक पहुंच गया, वो जो है फिलीपींस तक पहुंच गया, लेकिन भारत तक नहीं पहुंच पाया। तब देखेंगे क्या कि पुर्तगाल के द्वारा अब भारत की खोज होगी। वो अफ्रीका का तट होते हुए मेडागास्कर पहुंचेगा और मेडागास्कर के पास से फिर वो कहां पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा। तो ऐसे में भारत तक ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां देखेंगे क्या कि कोलंबस ने वेस्ट इंडीज तक पहुंचा, वेस्ट इंडीज
उसके बाद अमीरगो, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद मैगलन, समुद्र मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, ये सब है। ऐसे में यहां ये देखेंगे कि भारत तक समुद्र मार्ग से भारत तक पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? तो समुद्र मार्ग से भारत तक पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपीय है वो है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यह एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद के सहयोग से भारत पहुंचा। ठीक है, ऐसे में वास्को डी गामा वास्को डी गामा 1498 को कालीकट तट पर कपक डाबू बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, तो यहां ये देखेंगे कि जो वास्को डी गामा है, ये वास्को डी गामा 1498 को कालीकट तट पर पहुंचा, कपकडाबू बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत आने पर, वास्को डी गामा के भारत आने पर वास्को डी गामा के भारत आने पर अरबियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया और कालीकट का शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, तो कालीकट का जो शासक है जमोरिन, वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है, लेकिन अरबियों ने इसका जो है वो क्या किया, विरोध किया। ऐसे में देखेंगे कि वास्को डी गामा को पहली बार भारत के साथ व्यापार करने से
56 गुना लाभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत तक क्या हुआ, पहुंच गया। अब भारत आने वाला पहला यूरोपीय जो कंपनी है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन है, तो वो है पुर्तगाली। 1498 वास्को डी गामा। ऐसे में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन है, तो वो है कैब्रल। ठीक है, यह 1500 में 100 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, यह पुर्तगाली दूसरा पुर्तगाली कैब्रल है जो 1500 ईस्वी में भारत आया। लेकिन जो वास्को डिगामा है, ये वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। ठीक है, ऐसे में जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों का भारत में पहला फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खुला। ठीक है, तो भारत में पहला जो फैक्ट्री है, ये 1503 में कोचीन में जो है इसका उद्घाटन होता है। ठीक है, और जब कोचीन में उद्घाटन होता है तो यहां ये देखेंगे कि इसका पहला गवर्नर कौन था। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि यहां का पहला गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री 1503 में खुला, और जब 1503 में खुला तो यहां पर जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसको नियुक्त किया गया, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 से 1509 तक काम किया। ठीक ना, 1505 से 1509 तक शासन किया। ठीक है, ये जो है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि पहला जो एक डेटा देखना है, वो देखना है भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम, है ना। अर्थात अगर क्रम देखें कि सबसे पहले कौन आया,
तो आने के क्रम में पहला जो होगा वो होगा पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद होगा डच, डच के बाद होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद होगा डेन, और डेन के बाद होगा फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम है, क्रम सजाने दे तब होगा। लेकिन जाने का क्रम अगर बात करें तो, अगर बात करें कि अगर कौन सी कंपनी सबसे पहले गई, अगर सबसे पहले पूछे कि कौन सी कंपनी सबसे पहले गई, तब क्या होगा? तो ऐसे में देखेंगे, अगर जाने का क्रम पूछे तो पहला जो होगा वो होगा क्रम, तो पहला होगा डेन, डेन के बाद होगा डच, डच के बाद होगा अंग्रेज, अंग्रेज के बाद होगा फ्रांस, और फ्रांस के बाद होगा पुर्तगाली। ठीक है, अर्थात सबसे पहले जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, लेकिन गया भी जो है वो सबसे लेट से गया है। ठीक है, गया भी तो सबसे लेट से गया। लेकिन यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का अगर क्रम पूछ दे, यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम, तो स्थापना का क्रम अगर पूछेगा तो पहला तो होगा पुर्तगाली, उसके बाद होगा अंग्रेज, उसके बाद होगा डच, उसके बाद होगा डेन, उसके बाद होगा फ्रांसीसी। ठीक है, तो तीन क्रम ध्यान रखना है। पहला, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम, दूसरा, भारत से जाने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम, और तीसरा, भारत से व्यापार करने वाले यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम। ठीक है, ऐसे में देखेंगे कि 1500, हम यहां पर भी बता चुके कि 1505 से 1509 तक पहला पुर्तगाली गवर्नर जो काम किया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। तो कौन नियुक्त हुआ? तो उसका नाम है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्मीड़ा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर जो नियुक्त हुआ उसका नाम है अल्बुकर्क। पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ऐसे में देखेंगे ये जो अल्मीड़ा है, यहीं पे हम लोग देखेंगे कि अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लिया, दिया। इसके तहत अरब सागर में व्यापार करने वाले व्यापारियों से पुर्तगालियों ने
कार्टेज नामक कर लिया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि पॉलिसी क्या है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, और कर जो है वो क्या है, कार्टेज। लेकिन जो अल्बुकर्क है इसने पुर्तगालियों को भारत में एक व्यापारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, इसने पुर्तगालियों को भारत में एक व्यापारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। कैसे, क्या क्या किया, ऐसे में देखेंगे तो जो अल्बुकर्क है यह सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने हेतु पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह की सलाह दी। इसी संदर्भ में अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो यहां ये देखेंगे कि वो चाहता था कि भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़े, और इसके लिए उसने भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को विवाह करने का सलाह दिया। लेकिन जब भारतीय महिलाएं विवाह हेतु तैयार नहीं हुई तो उसने वैसी महिलाओं पर को संरक्षित करने का प्रयास किया जो सती प्रथा में मारे जाते थे। तो इसने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किसने किया, तो उसका नाम है अल्बुकर्क। ठीक है, क्या नाम है, अल्बुकर्क। ऐसे में देखेंगे 1510 ईस्वी में इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को समुद्र में डुबोकर मार दिया और उससे गोवा छीन लिया।
यहां ये देखेंगे कि इसने 1510 ईस्वी में जो बीजापुर का शासक है यूसुफ आदिल शाह, वो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और उसकी हत्या भी कर दी। बाद में गोवा पुर्तगालियों का राजधानी बनकर के उभरता है। ऐसे में भारत में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है तो भारतीय बाजार पर व्यापार पर अधिकार को लेकर पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच जब संघर्ष आरंभ हो गया तो यहां ये देखेंगे कि इसे दूर करने हेतु वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी क्या नाम था? कैथरीन। ठीक है, एक पुर्तगाली राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन। कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स तृतीय से हुआ। कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स तृतीय से। इस वैवाहिक संबंध में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दान में दिया, सॉरी बंबई दहेज में दिया। दहेज में दिया। और यहां से देखेंगे क्या कि इसके बाद जो है पुर्तगाली जो क्षेत्र है, पुर्तगाली जो शक्ति है, वो गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, गोवा, दमन दीव इस क्षेत्र तक विस्तृत हो जाएगा और सीमित हो जाएगा। अब यहां से जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में भारत आने वाला दूसरा जो व्यापारी कंपनी है वो है डच। भारत आने वाला दूसरा व्यापारिक कंपनी कौन सा है? तो भारत आने वाला जो दूसरा व्यापारिक कंपनी है वो है डच। हॉलैंड के निवासी होते हैं कि जो निवासी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डच। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की को
एस्तादो द इंडिया। और ये जो एस्तादो द इंडिया है, इसकी स्थापना 1602 में और भारत आगमन 1605 में। इसका पहला फैक्ट्री 1605 में मछली पट्टनम में स्थापित हुआ। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ। ऐसे में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित किया गया। बंगाल में पूर्व बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहां खुला? तो पीपली में स्थापित हुआ। इसके अलावा जो डचों का व्यापार भारतीय सूती वस्त्र पर केंद्रित था। दूसरा चीज अगर देखें कि भारतीय सूती वस्त्र पर केंद्रित था, तो इसका बाजार यूरोप में बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो डचों को। ठीक है। ऐसे में डचों ने इसने भारत में सोना का सिक्का चलाया, जिसे पैगोडा कहते हैं। अगर कभी प्रश्न आए कि पैगोडा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? तो डचों का एक सिक्का था सोने का, जिसे पैगोडा कहते हैं। जिस तरह से पुर्तगालियों का संघर्ष अंग्रेजों से हुआ व्यापार पर, कंपटीशन पर, अधिकार को लेकर के, सेम यहां पर भी होगा। ऐसे में देखेंगे भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को लेकर के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा युद्ध लड़ा गया। कब? तो 1759 में। इस युद्ध के बाद डच कंपनी का व्यापार मसाला द्वीप क्षेत्र में केंद्रित हो गया। ठीक है। तो दो बड़ी कंपनियों को उसने एलिमिनेट कर दिया, सीमित कर दिया अंग्रेजों ने। एक है कौन? तो डच। और एक जो है वो कौन है? वो है पुर्तगाली। अब इसके बाद जो व्यापारिक कंपनी आएगा, वो आएगा डेन।
नहीं सॉरी, अंग्रेज, फिर आएगा डेन, फिर आएगा फ्रांसीसी, और अंग्रेज इन सब के साथ संघर्ष करके भारतीय व्यापार पर मोनोपोली स्थापित कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेन, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है, अभी अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, वरना इस क्लास को यहीं रोकते हैं।